चलो भैया, तो कल अपन लोग क्या सीख रहे थे, याद दिलाओगे? 1.1 अपन लोगों ने स्टार्ट करी थी, है ना? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कोई स्टेटमेंट बता सकता है क्या क्या था एक तरह से? अगर मैं जनरल लैंग्वेज में आप लोगों से पूछूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहां से आएगा बालक? कि कंपोजिट नंबर को आप लोग प्राइम नंबर में तोड़ सकते हो। अब वो दोनों प्राइम फैक्टर सेम भी हो सकते हैं और वो दोनों प्राइम फैक्टर डिफरेंट भी हो सकते हैं ना। कल तक जो अपन ने बात करी थी वो यही था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। इसके बिहाफ पर मैंने आप लोगों को शायद कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग एनसीईआरटी का खत्म कर चुके थे। और वो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल बेसिक था कि प्राइम फैक्टर करना है। अच्छा, प्राइम फैक्टर करने का भी तरीका होता है, बताया था मैंने आपको कि 2 3 5 7 हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग चलेंगे ना प्राइम फैक्टर करते हुए, ताकि आप लोगों को मन में ये सोचना नहीं पड़ेगा कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है किससे नहीं हो रहा है। ठीक है, याद रखना 1001 जो होता है वो 7 से डिविजिबल है, ये काम आएगा। वो 5005 के प्राइम फैक्टर अगर कभी स्कूल में पूछ ले तो आपको आएंगे ही नहीं। इसलिए याद रखना ये जो 5005 था ना, के अंदर फिर आप 5 से काटोगे तो 1001 बना था, वो किससे डिविजिबल होता है? हमेशा 7 से। ठीक है, क्लियर है चीज यहाँ तक की? अब देखो, कल अपन लाइट के कारण ये बोर्ड बंद हो गया था तो कुछ चीजें रह गई थी ना। अब वो कुछ चीजें क्या रह गई थी, वो एमसीक्यू के पर्पस। और मैंने इस चीज पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं उसका रीजन बताता हूँ। आप लोग जो डे 1 पे नहीं थे, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से एमसीक्यू बनने के चांसेस है। बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं ना, आपकी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। बोर्ड के अंदर अगर आप लोग बात करोगे तो मिनिमम आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू मिलेंगे, है ना? ठीक है, और आगे आ जाओ बोले। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू मिलेंगे, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन ये भी फिक्स है कि एक क्वेश्चन यहां से चांसेस रहता है असर्शन और रीजन का, है ना? आप लोगों ने पढ़े होंगे ना भी असर्शन रीजन वाले। तो जब असर्शन रीजन अगर किसी क्वेश्चन का पार्ट है, इसका मतलब वहां ये मान के चलना है कि आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे होने। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे नहीं है तो आप इस वाले क्वेश्चन को ऑपरेट नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए हम लोग इतनी बारीक से बारीक चीजें भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज, एक लाइन लिखी हुई, रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, वैसे तो ये जनरली काम आता नहीं है इतना, अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। पर एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर लिखा हुआ है तो किसी एक चीज को छोड़ना गलत है, इसलिए मैंने ये वाली चीज भी आपके टॉपिक में डाली है ना। सबसे पहले एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना। आपको कोई भी पूछे किसी भी दो नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर या कितने इररेशनल नंबर हो सकते हैं, तो याद रखना किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर या इनफाइनाइट इररेशनल नंबर हो सकते हैं। क्लियर है चीज? जैसे मैंने मान लो एक नंबर लाइन बनी है ना, इस नंबर लाइन में मैंने यहां लिखा 2, यहां लिखा 3। मैं आपसे पूछूं कि इस 2 से 3 के बीच में कितने नंबर रेशनल हो सकते हैं, तो आंसर क्या दोगे? इनफाइनाइट। कितने नंबर इरेशनल हो सकते हैं, तो भी आंसर क्या दोगे? इनफाइनाइट। ये वाली चीज तो समझ गए। तो कोई जनरली आपसे कोई भी पूछे कि भाई दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। यहां तक की चीज क्लियर है। बट मान लो आपको कभी ऐसा बोला जाए कि इस 2 से 3 के बीच में कोई भी एक रेशनल नंबर बताओ, तो ऑथेंटिक तरीका क्या है? अब ऐसे तो आप 2 से 3 के बीच में इनफाइनाइट है, मतलब आपकी इच्छा हो जो मेथड लगा सकते हो, है ना? या आपकी इच्छा हो जो आंसर लिख सकते हो, बस वो वेरी करना चाहिए किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में। ठीक है, बट अगर जनरल सेंस में आप लोगों से कोई भी पूछे कि ये एक नंबर लाइन है, इसमें एक नंबर ये ए है, एक नंबर क्या है? बी है ना? और मैं अगर जनरल सेंस में आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं कि किसी भी दो नंबर ए और बी के बीच में मेरे को कोई एक सिंगल रैशनल नंबर चाहिए, मुझे कोई एक वन रैशनल नंबर चाहिए, है ना? तो हम वो वन रैशनल नंबर निकालते कैसे हैं, तो याद रखना इसका एवरेज ले लेते हैं, इन दोनों को जोड़ के किसका भाग लगा देंगे? 2 का, है ना? वापस बोलो, देखिए क्या बोला, किसी भी दो नंबर के बीच में वैसे तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, आपकी इच्छा हो जो मेथड आप लोग ऑपरेट कर सकते हो, बस आंसर इन दोनों के बीच में वेरी करना चाहिए। फिर भी मैथमेटिकली अगर हम कभी भी किसी दो नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर संभालना चाहते हैं तो हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या नाम है उसका? बोलो देखिए, a+b/2। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि यार 2 और 3 एक नंबर लिखा हुआ है और इस नंबर के बीच में मुझे एक रैशनल नंबर चाहिए, तो आप जनरल सेंस में आंसर देने की कोशिश करोगे तो क्या बोलोगे? सर 2+3 बाय क्या कर दो? 2, मतलब 5/2, इसका मतलब कितना? 2.5। और एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना कि क्या 2.5 इन दोनों के बीच में वेरी कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। मिड में होना जरूरी नहीं है, बस वेरी करना चाहिए। इन दोनों के बीच में वेरी कर रहा है, इसका मतलब बिल्कुल हमारा आंसर सही है। यहां तक की चीज क्लियर है क्या?
याद रखोगे a प्लस बी बाई टू एक रैशनल नंबर होता है किसी भी a और b के बीच में। क्लियर है? अब अगर यही चीज मैं आप लोगों को ऐसा बोल दूं कि यही नंबर स्केल, ये a और ये b लिखा हुआ है और इसके बीच में एक आपको इर्रेशनल नंबर संभालना हो, एक आपको क्या करना हो, इर्रेशनल नंबर संभालना हो, है ना? तो इर्रेशनल नंबर संभालना होता है तो हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं एन रूट ऑफ ए बी। एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? एन रूट। अच्छा अपन तो एक की बात करें ना, फिर एन हटा दो, एक ही नंबर की बात करोगे तो क्या होगा फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, वापस बोलो क्या बोला? अगर किसी दो नंबर के बीच में एक इर्रेशनल नंबर संभालना होगा तो वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, जैसे एक नंबर लिखा था 2, एक नंबर लिखा था 3, मैं आपसे पूछता कि 2 और 3 के बीच में मेरे को एक इर्रेशनल नंबर चाहिए, तो क्या बोल देता? अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, मतलब कितना? 2 इंटू 3, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 3 मतलब अंडर रूट 6। अब अंडर रूट 6 की जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, तो जो भी न्यूमेरिक वैल्यू की वो किसके बीच में लाया करेगी? इस 2 और 3 के बीच में लाया करेगी। क्लियर है क्या चीज? यहां तक की बात समझ गए? 2 सेकंड में फटाफट इसको लिखने की कोशिश, जल्दी से, स्पीड से। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। और ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बोर्ड पे लिखाता हूं वो अब आपके पास होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, हेडिंग यही अपनी, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। एक रैशनल नंबर चाहिए तो a प्लस बी बाई टू कर देते हो आप लोग, और इरेशनल नंबर चाहिए अंडर रूट ऑफ ए बी कर लेते। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? याद रखना टाइम का इशू। गर्मी तो नहीं आप लोगों को लग रही हो तो एसी की चलाएंगे? कोई दिक्कत इसमें? कंफर्म? चलो भैया, आगे की चीज लिख लिख बालक, जल्दी लिख। रैशनल नंबर a प्लस बी बाई टू और इरेशनल नंबर अंडर रूट ऑफ ए बी। अच्छा, जब तक कोई भी जो दूसरे बालक है वो एक आंसर देने की कोशिश, मैं आपको बोलूं बेटा कि रूट टू और रूट थ्री है ना, इसके बीच में मेरे को एक इरेशनल नंबर चाहिए, अब क्या आंसर होगा? कौन बता सकता है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। रूट टू और रूट थ्री के बीच में एक इरेशनल नंबर चाहिए, रेशनल नहीं चाहिए, एक इरेशनल नंबर। बताओ, देखिए बताओ बताओ, दिमाग लगाओ। तो फिर ये भी तो रूट सिक्स था भैया। कंसेप्ट पे जाओ, क्या सीखा है? इसको मैं ए मान लू क्या, है ना? सुनो सुनो, 1/4 कोई बोला क्या अभी? बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। ये ए मान लू रूट टू को, है ना? इसको क्या मान लू मैं? बी। अब मैंने आपको सिखाया क्या? आपको केवल जो मैंने चीज सीखी उसको फॉलो करना है कि भाई ए और बी दो नंबर है। अब ये रूट में है नहीं, उससे आपके क्या लेना देना, है ना? आपने क्या सीखा कि अगर ए रूट टू है, बी आपका रूट थ्री है, दो नंबर है, इसके बीच में इरेशनल चाहिए, तो आप लोग हमेशा एक फॉर्मूला लगाओगे, अंडर रूट ऑफ कितना? ए इंटू बी। समझ गए मेरी बात को, है ना? अब अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी का मतलब क्या हुआ? रूट आपका ऐसा कैसा, ए की जगह पर क्या पुट कराओगे? रूट टू। और बी की जगह क्या पुट कराओगे? ये लिखोगे। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक अंडर रूट तो पहले ही था, और इस रूट टू इंटू रूट थ्री का मतलब क्या हुआ? रूट सिक्स। यही बना, है ना? इसको फर्दर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये जो बाहर वाला रूट सिक्स है इसका मतलब क्या है? पावर हाफ। भाई आप लोग अंडर रूट 36 लिखते हो तो इस अंडर रूट 36 का मतलब क्या है? 36 की पावर हाफ ही तो है भाई, है ना? तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, ये रूट सिक्स ऐसा कैसा, इसकी पावर कितनी है? हाफ। लिख सकता हूं, है ना?
वापस देखना अगली स्टेप में ये 6 भी ऐसा कैसा, इस रूट का मतलब भी क्या है, पावर हाफ, और इसके बाहर भी कितनी थी, पावर हाफ। समझे क्या मेरी बात को? एक बार वापस बोल रहा हूं, आप बहुत ढंग से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। इसको मैंने ए माना, इसको मैंने क्या माना, बी माना। अगर दो नंबर ए और बी है मेरे पास, उसमें इर्रेशनल नंबर चाहिए, तो फॉर्मूला ही क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी। अगर यही फॉर्मूला होता है तो ए को रिप्लेस किससे करूंगा, रूट 2 से, है ना। बी को रिप्लेस किससे करूंगा भैया, रूट 3 से। यही तो सीखा। तो ये रूट ऐसा का ऐसा, ए की जगह रूट 2, बी की जगह रूट 3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 2 इंटू रूट 3 क्या बना, रूट 6। अब अंडर रूट 2 बार आ रहा है ना, डरना नहीं है, ये हमेशा सोल्व बाहर से करता है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला रूट 6 तो आपने एज इट इज रखा, है ना। इस रूट का मतलब क्या था, पावर 1/2, और वापस इस रूट 6 में ये 6 ऐसा कैसा, इस रूट का मतलब क्या है, 1/2। 9th क्लास 1.5 चैप्टर एक्सरसाइज, ब्रैकेट के अंदर बार पावर होती तो मल्टीप्लाई, याद रखना ब्रैकेट, जैसे मैंने मान लो ऐसा लिखा x² और बाहर लिखा है 3, तो ये 3 2 से कितना हो जाता है 6, है ना। तो इसको भी क्या लिख दोगे फाइनल आंसर, 6 की पावर कितना, 1/4। तो भी नोट कर लेना, काम आएगा ना। कोई दिक्कत है क्या इसमें? लक्षिता समझी बेटा, लक्षिता ही नाम है शायद आपका, कुछ कुछ के नाम तो मेरे को याद हो गए तुम्हारे। विधि नाम है आपका, आपका कीर्ति का रिद्धिम, तेरा भी याद है बेटा, तेरा नाम भूल सकता हूँ? कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो केवल आप लोगों को कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, चीजें ऑटोमेटिक बनती जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन की शक्ल देख के नहीं डरना कि भाई क्वेश्चन दिखने में अगर ऐसा है तो। ठीक है, समझ गए? लोगों की बुक भी मंगानी है, उड़ा दें इसको, हटा दें। ठीक है, अब देखो ये एक छोटी सी चीज और फिर वापस 10th पे आ जाएंगे। एक्सप्रेस रैशनल नंबर्स इन p/q फॉर्म, ये वाली चीज आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, याद है? जैसे 0.3 बार था, तो 0.3 बार को आप लोग क्या लिखते थे, 3/9, है ना। वहां तो आप लोग कोई फॉर्मूला याद रखते थे कि लेट, मतलब फॉर्मूला क्या, कॉन्सेप्ट था कि लेट x इज इक्वल टू 0.33, फिर उसको मल्टीप्लाइड बाय 10। ऐसा अपने को नहीं करना, 10th के पर्पज से ये मैं सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूँ, सेफ जोन, कभी एमसीक्यू में गलती से पूछ लेता हूँ, है ना। तो देखो इसको ऑपरेट करने के लिए मैं पहले क्वेश्चंस लिख रहा हूं, और उसके बाद डायरेक्ट जुगाड़ बता रहा हूं, उसको याद रखना। और उसको समझने के लिए 3 एग्जांपल मिनिमम चाहिए ना। जब तक मैं 3 एग्जांपल खत्म नहीं करूं, जब तक सिर्फ मेरी बात को सुनना। जैसे ही 3 एग्जांपल खत्म होंगे आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। एक लिख देते हैं 1.23 बार, एक लिख देता हूं 1.21, 1 के ऊपर बार, और एक लास्ट एग्जांपल और लिख देते हैं 3.1। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, 3.132 और 32 के ऊपर बार। ठीक है, चलो समझना चीज को ढंग ढंग से, कि अगर मान लो आपके पास कभी भी कोई ऐसा नंबर हो जो बार वाला होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना, रिकरिंग, उस नंबर को p/q में करना है कन्वर्ट। तो कैसे करोगे आप लोग, समझना चीज को ढंग से। जैसे मान लो मैंने लिखा 0.42 बार, मैं चाहता हूं कि 0.42 बार को मैं p/q में डायरेक्ट कन्वर्ट करूं। तो पहली स्टेप क्या है, पूरा नंबर, पूरा नंबर मतलब डेसिमल को भूल जाओ, पूरा नंबर 0/42 है। तो पूरा नंबर कितना हुआ, 0/42। इसमें से क्या माइनस कराओगे, विदाउट बार वाला नंबर, और विदाउट बार वाला नंबर आफ्टर डेसिमल देखना है। विदाउट बार वाला नंबर कहां देखना है, आफ्टर डेसिमल, है ना। तो यहां पर डेसिमल लग रहा है, इस डेसिमल के बाद में क्या कोई बार वाला नंबर है क्या, विदाउट बार वाला नंबर नहीं है ना। तो मैं कितना लिख दूंगा, 0। सिर्फ सुनते जाना, जब तक ये सब एग्जांपल खत्म नहीं हो जाते, जब तक सुनते ना, याद हो जाएगा। वापस बोल रहा हूं, पूरा नंबर कितना था 0.42, ये 0.42 माइनस विदाउट बार वाला नंबर, बट विदाउट बार वाला नंबर कहां देखना है, आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल कोई विदाउट बार वाला नंबर है क्या, नहीं है, ठीक है। डिवाइड बाय समझना, डेसिमल के बाद, है ना, डेसिमल के बाद जितने नंबर पर बार है उन सभी नंबर को 9 में कन्वर्ट कर दो, और डेसिमल के बाद जितने नंबर पर बार नहीं है उन सबको 0 में कन्वर्ट कर दो। सिर्फ सुनते जाना, बाद में फॉर्मूला भी बना दूंगा आप लोगों के लिए, ना, पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आफ्टर डेसिमल कितने के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर, तो मैं इन दोनों नंबर को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, 9 में। ठीक है,
सुनते जाओ सिर्फ। क्या आफ्टर डेसिमल किसी नंबर पे ऐसा है क्या कि जो नंबर हो जिसमें बार नहीं हो? नहीं है ना, तो जीरो नहीं लिखना है। तो फाइनल आंसर इसका कितना, 42/99। अब ये कट रहा है तो काट रहा है, या नहीं समझ में आया होगा आपको, सिर्फ 1% समझ में आएगा तो भी बहुत है। अब इधर चलना, फर्स्ट स्टेप क्या बोला, पूरा नंबर। पूरा नंबर कितना भैया, कलर चेंज कर देते थोड़ा सही समझ में आएगा। पूरा नंबर कितना है, 123 है ना, माइनस विदाउट बार वाला नंबर आफ्टर डेसिमल। क्या आफ्टर डेसिमल विदाउट बार वाला नंबर है क्या? नहीं है, तो कितना लिखूंगा मैं, जीरो। समझ गए क्या? ठीक है, ऐसी फीलिंग तो आ रही कि पूरा नंबर लिखना पड़ेगा, पूरा नंबर ही लिखेंगे, सॉरी। ठीक है, यहां पर तो जीरो था ना, इसलिए इसका आंसर आ गया था। तो वापस बोल रहा हूं, पूरा नंबर कितना था, 042, माइनस विदाउट बार वाले नंबर कोई था ही नहीं ना। यहां देखना, पूरा नंबर कितना है, 123 है ना, विदाउट बार वाला नंबर कौन सा है, ऊपर 1 है ना, तो ये माइनस ये कितना आ गया, 1। ठीक है, डिवाइड बाय, अब यहां वाला जो है ना डिनोमिनेटर, ये सिर्फ आफ्टर डेसिमल पे ही चलेगा, ये ध्यान रखना, ये डिनोमिनेटर सिर्फ किस पे चलेगा, आफ्टर डेसिमल पे। तो आफ्टर डेसिमल देखो, बार कितने नंबर के ऊपर है, 2 नंबर के ऊपर, तो यहां पर 9 कितनी बार लिख दूंगा, 2 बार। क्या विदाउट बार वाला नंबर और कोई है क्या आफ्टर डेसिमल? नहीं है ना, तो जीरो नहीं लिखना है ना, सिर्फ सुनते जाना। मैं अभी भी बोल रहा हूं, समझ में केवल 5% ही और आएगा, जब तक यहां नहीं पहुंचा जब तक समझ नहीं आएगा। तो आंसर कितना लिख दूं इसका, 122 डिवाइड बाय कितना, 99। यहां बेटा पूरा नंबर कितना था, 123 है ना, माइनस विदाउट बार वाला नंबर, विदाउट बार वाला नंबर कौन सा है, 1, इसीलिए 1 है ना। तो न्यूमरेटर में हम जब जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डेसिमल को भूल रहे हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो किसकी है, सिर्फ आफ्टर डेसिमल की ना। सुनते जाओ, नहीं समझ में आएगा 2 बार समझेंगे, टेंशन मत लो, और भी नहीं समझ में आया तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे, लेकिन समझेंगे चीज को। बोलो, देखिए यहां क्या करूंगा, एक बार बोलने की कोशिश करो, पूरा नंबर कितना, 121 माइनस विदाउट बार वाला नंबर 12 लिख दूं क्या, समझ गए, डिवाइड बाय क्या, 9 कितनी बार आएगा, एक बार, क्योंकि एक के ऊपर ही बार है। अच्छा, जीरो लिखूंगा क्या यहाँ, लिखूंगा, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद में एक नंबर ऐसा भी है जिसके ऊपर बार नहीं थी, यहां एक भी नंबर नहीं था ना, इसलिए जीरो हमने ऐड नहीं किया, तो यहां मैं कितना लिख दूंगा, 90। समझ गए, अब ये जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर है ना। वापस वापस है, देख रहे हैं, 121 में से 12 जाएंगे तो, अच्छा तूने काट लिया होगा, आवाज बहुत बढ़िया, गुड। अब आगे देखो, 3132 के ऊपर बार लगा हुआ है, क्या करेंगे, पूरा नंबर बोलो, 3132 माइनस विदाउट बार वाले नंबर 31, बहुत अच्छे, डिवाइड बाय 9 कितनी बार आएगा, 2 बार, और जीरो कितनी बार, समझे क्या? एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आप उसको भी लिख देना। चलो यही एडजस्ट कर, समझना चीज को, मैंने लिखा 0.001 और इस पूरे के ऊपर बार। ठीक है, क्या लिखेंगे, पूरा नंबर, तो पूरा नंबर में जीरो लिखने का सेंस ही नहीं है, पूरा नंबर 1 ही लिख दूं, माइनस जीरो डिवाइड बाय 3 टाइम 9, क्या जीरो आएगा क्या, शाबाश, तो आंसर कितना, 1/999 है ना। एक लास्ट एग्जांपल, मैंने बोला 5.234 और 34 के ऊपर बार, बोलो देखिए क्या करोगे, 5234 माइनस, आ गया सबको, आप लोग लिखो, और जो नहीं समझा उसके लिए फॉर्मूला बनाए थे। किसी को कोई दिक्कत हो तो वापस पूछ सकते हो, बिना शर्माए, शकल भले खराब हो सकती है मेरी, पर इंसान अच्छा हूं। हाँ, नहीं समझी, नहीं समझे हो तो वापस पूछ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 990, ये जो डिनोमिनेटर ना बेटा, ये डिनोमिनेटर चलता है आफ्टर डेसिमल से, है ना। आफ्टर डेसिमल देखो कितने नंबर के ऊपर बार है, जितने नंबर के ऊपर बार है उन सभी को 9 बना दो, और आफ्टर डेसिमल जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उनको 0 बना दो। तो आफ्टर डेसिमल कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, इसीलिए 99 लिखा मैंने। क्या यहाँ जीरो लगा सकता था क्या, नहीं लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि आफ्टर डेसिमल ऐसा कोई नंबर ही नहीं है ना। अभी एक क्वेश्चन आपको और दे देंगे। बेटा बार वाले नंबर इरेशनल होते हैं कि रैशनल होते हैं, मुझे बता, कहाँ पढ़ के अभी आएगा कि बाद में, तीन बार बताया, बार वाले नंबर रैशनल नंबर होता है बालक, और रैशनल नंबर की कौन सी फॉर्म है, बहुत बढ़िया, शाबाश सोनी जी, तुम
तो स्कूल का नाम खराब कराओ, मेरा भी कर रहा है। इधर समझ, ये 1.2 और 1 बार का मतलब क्या है, चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो उससे क्या मतलब बालक, एक हो रहा है ना, एक 1 हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी कि 2 को भी रिपीट होना जरूरी है। कोई दिक्कत, समझे? लिखो इसको, के बाद एक क्वेश्चन आपको देंगे हम, और फिर अपन नई चीज करेंगे। यस, जिसका हो गया उसके लिए एग्जाम्पल लिख देता हूँ। दिख रहा है ये वाला कलर? एग्जाम्पल्स लिखे, आप लोग एक बार ट्राई करेंगे क्या है क्या। मलिका, ट्राई बेटा फर्स्ट। क्या आया? 9999। नहीं, वो काटने का प्रोसेस तो आप बाद में कर लेना, मेरे को फाइनल आंसर ऐसे ही बता दो ना काटे। क्या आया था फर्स्ट? रिद्धिम, क्या बेटा, क्या आया? 3182 तो आया था उसके। 3182 अपॉन 990, ये आ रहा है। शाबाश, सेकंड का बोलो। 33/99। काटने का प्रोसेस बाद में करना, कोई दिक्कत नहीं। अगला वाला बोलो। 1372 अपॉन 900। बहुत बढ़िया। आगे लास्ट वाला, पलक, कंफर्म, आगे बढ़े। कोई दिक्कत अदिति बेटा, समझ गई? लक्षिता कोई दिक्कत का, बता दे इसको, क्या क्वेश्चन लिख रहे हैं तुम? मन से बना देना क्वेश्चन कोई। अब आ गया, हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कल समझा दी थी, समय वेस्ट करने से कोई सेंस नहीं है। अगली चीज 92 कल ही करा था अपन ने, आता है ना आप लोगों को? अच्छा, इसका आंसर देने की कोशिश करना, ये भी कल ही करा था शायद, सेम क्वेश्चन है। 5 5 का 25 है ना, 25 3 75, 150 और ये 300। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये वाले क्वेश्चन भी कल ही करे थे अपन ने, ठीक है, हो जाएंगे। तो 140 के प्राइम फैक्टर करने और 5005 का, इसका जरूर याद रखना, 5 7 11 13 होता है, अगर डायरेक्ट भी याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 5 7 11 13 का फैक्टर है, नहीं तो वैसे भी हो जाएगा आपसे, कोई बड़ी बात नहीं। अगली चीज, अब ये आ गई काम की चीज, और इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी चीज आपको पूछ रहा हूं, उसका बताना ना। देखो, ये जो 4 की पावर है ना, इसका कंसेप्ट ही समझ लेते हैं अपन। नंबर एंडिंग विद जीरो, नंबर एंडिंग विद जीरो, ठीक है। देखो, बहुत ढंग से सुनने की कोशिश करना, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए कि है क्या। आप मुझे एक बात बताओ, मैथमेटिक्स के अंदर जब आप लोग काउंटिंग लिखते हो ना, तो पहला जीरो आपको कहां मिलता है?
यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, एंडिंग विद जीरो मतलब क्या, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में पहला जीरो कहां मिल रहा है, 10। अच्छा अगर मैं आप लोगों से पूछूं ऐसे जनरल सेंस में क्या 10 बना कैसे होगा, तो 10 कैसे बना है, 4 और 5 के मल्टीपल से तो बना है। तो अगर मैं 10 के लिए बात करूं तो 2 और 5 के मल्टीपल से बना है। इसका मतलब क्या है, क्या एक दिमाग चल सकता है क्या, यार किसी भी नंबर के एंड में जीरो, किसी भी नंबर के एंड में जीरो तभी आएगा जब 2 और क्या होगा 5, इसके अलावा कभी जीरो आ सकता है क्या? आप कुछ भी नंबर लिख के देख लेना, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट जीरो आ रही है, इसका मतलब वो नंबर किसका फैक्टर है, 2 और 5, है ना, उसके अंदर 2 और 5 तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। आप समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज मुझे बताओ, मैंने आपको ऐसा लिखा कि 2 की पावर 2, अच्छा एक और चीज भी समझना, यहां 2 और 5 की कॉमन पावर कितनी है, 1 है ना, इसलिए जीरो भी कितनी बार आया, 1 टाइम। जैसे मैं 100 की बात करूं, मैंने शायद ऐसा भी डिस्कशन पहले भी किया होगा, 100 को आप लोग जब प्राइम फैक्टर कराओगे तो ऐसा लिखोगे 2 की पावर 2 और क्या 5 की पावर 2। तो यहां 2 और 5 की कॉमन पावर कितनी है, 2 है ना, इसलिए इसमें जीरो भी कितना है, 2 जीरो एंड में, समझ गए। वापस मैंने मान लो ऐसा लिखा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 4 इंटू लिख देता हूं मैं, मान लो 3, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि इस नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो एंड में जीरो कितने आएंगे, मैंने आपसे पूछा, मेरा क्वेश्चन कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराते हो तो इसके एंड में जीरो कितने आएंगे, तो जीरो कब आते हैं, जब 2 और 5 हो, और 2 और 5 जितनी बार कॉमन आए, जितनी बार 2 और 5 कॉमन आए उतने तो जीरो आएंगे। तो आप मुझे बताओ इसमें 2 और 5 कॉमन कितनी बार है, 2 टाइम है ना, जैसे 2 की पावर भी 2 है, 5 की पावर 3 है, तो कॉमन पावर कितनी है, 2 है ना, इसका मतलब इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो एंड में जीरो कितने आएंगे, 2। भले आपको विश्वास नहीं हो तो चेक कर लो, 2 की पावर 2 कितना होता है, और 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 इंटू 3, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 500, है ना, 500 इंटू 3 कितना, 1500, आगे एंड में जीरो कितने, है ना, विदाउट सोल बता सकते थे, ठीक है। वापस चलो बताना था कि मुझे, मैं आप लोगों को बोलूं 2 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 13 इंटू 7 की पावर 9, कितने जीरो आएंगे इसमें, 13, क्योंकि 2 और 5 के जितने कॉमन फैक्टर होंगे उतने तो जीरो होंगे। समझ गए क्या यहां तक की कहानी। इसका मतलब आज के बाद दिमाग में एक चीज बिठा लेना कि कोई भी नंबर एंड हो रहा है जीरो से, तो उसकी एंडिंग में जीरो कितने आ सकते हैं, जितने 2 और 5 के कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है। अगर 2 और 5 नहीं है, केवल कहीं 2 है या केवल कहीं 5 है, क्या जीरो आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। समझ गए ना मेरी बात को। तो जीरो बनाने के लिए क्या जरूरी है, 2 और 5, ठीक। अब देखो पहला क्वेश्चन आपसे बोला कि चेक करना है कि 4 की पावर n, 6 की पावर n और 12 की पावर n, क्या ये कभी जीरो से एंड हो सकती है क्या, है ना। तो मैं तीनों ही क्वेश्चन को साथ बता रहा हूं, इंग्लिश में आपको लिखना है, केवल मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स समझा रहा हूं। मैंने यहां लिखा 4 की पावर कितना n, मैंने क्या बोला था कि आपको नंबर के टुकड़े करके देखना है ना, आपने 4 के टुकड़े करे तो क्या भैया आप ऐसा लिख सकते थे 4 की जगह 2 की पावर कितना 2, और बाहर कितना है n, इसको फर्दर ऑपरेट करूंगा तो क्या मैं 2 की पावर 2n नहीं लिख सकता हूं, है ना। यहां पर केवल क्या है 2, क्या यहां पर 5 है क्या, तो क्या कभी जीरो आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। समझ गए, आप n की कुछ भी वैल्यू रखो यहां पर कभी भी जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जीरो बनाने के लिए 2 और क्या चाहिए था 5। तो आप क्या लिखोगे कि हियर 4 की पावर n कंसिस्ट 2 की पावर 2n, है ना, बट इफ एनी नंबर एंड विद जीरो देन मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 2 इंटू 5, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ऐसा लिख देना, है ना। तो दिस नंबर कैन नॉट एंड विद जीरो, लिख लोगे ना ऐसे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा हुआ भी है, ये 4 की पावर n वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा हुआ है सीबीएसई में, शायद 2 या 3 साल पहले पूछा होगा, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन तो पता होना चाहिए, ठीक है। अगला आप मुझे बताओ 6 की पावर n में जीरो हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि 6 की पावर n को आप क्या लिखोगे, 6 की पावर n की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 3 की पावर n, और 2 इंटू 3 की पावर n मतलब क्या है, क्या यहाँ पर 5 है क्या, तो जीरो आ सकता है क्या, खत्म कहानी, क्लियर है चीज। अच्छा आप मुझे बताओ 12 की पावर n में भी जीरो आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि इसके टुकड़े क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और ये कितना है n, आगे लिखोगे तो n इसके साथ भी इसके साथ भी, तो भी ये बनेगा तो ऐसा ही। अब यहां क्या आपको जीरो दिख रहा है क्या, ठीक है, इसको लिखो आप लोग। पिछले वाला लिखना चाहते हो, लिखना चाहते हो तो लिख लो, अभी लिखा देंगे वाला, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा देंगे ना 4 की पावर n में।
कोई दिक्कत? तो आपको पता कैसे बनता है बेटा? अगला, अब इस क्वेश्चन 4 की पावर n को पहले ये मैथमेटिकली लिखना है, इसके बाद में एक स्टेटमेंट लिखा। स्टेटमेंट, ये दो लाइन लिख लिया। लिखना आप लोग हियर 4 रेस टू पावर n, ये 4 की पावर n बनाना। हियर 4 रेस टू पावर n is a factor of 2 raised to power 2n. Here 4 raised to power n is a factor of 2 raised to power 2n. फिर फुल स्टॉप लगा दो। अब लिखो, क्या लिखना है कि कोई भी नंबर एंड फैक्टर होने 4 5 का, इस तुमको बताती है। if any number if any number end with 0, if any number end with 0, then must be a factor of, if any number end with 0, then must be a factor of 2 की पावर m into 5 की पावर, if any number end with 0, then must be a factor of 2 की पावर m into 5 की पावर n। ठीक है, but 4 raised to power n, but 4 raised to power n consist 2 की पावर 2n only, but 4 raised to power n consist 2 की पावर 2n only. So for any value of n, for any value of n cannot end with 0. So for any value of n it cannot end with 0. ठीक है, समझ गए? इंग्लिश बोलना बड़ी खतरनाक बात है। मैं सरकारी विद्यालय का आदमी था। ये इन दोनों को आप लोग सिंपल वे में लिख लो। तो एक ही बात है ना बेटा, ये हम लोग इसलिए लिखते हैं कि दोनों पावर सेम भी हो सकती है और दोनों डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है, इसलिए एम और एन लिखा है। आप चाहे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 करोगे तो भी 0 आएगा, या 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 करोगे तो भी 0 आएगा। यही तो पहले, कोई दिक्कत इसमें? इसको शॉर्ट में लिख देना, आपके एनसीईआरटी में आपको यही क्वेश्चन मिलेगा सिर्फ, लेकिन इसके अलावा ये दो क्वेश्चन काम के जो मैंने आपको समझा। पावर फ्रैक्शन में नहीं होती, पावर फ्रैक्शन में होती तो उसका नाम होता है बेटा सर्ड्स। अब आप लोग याद रखो, जब आप लोग ऐसा बोलते हो ना 6 ये 1/4, तो हम लोग ठीक है एक देसी भाषा में ऐसा बोल रहे हैं कि यार ये 6 की पावर 1/4 है, और इसमें मैथमेटिकली 1/4 का नहीं, ये सर्ड्स है। अब आप बोलो क्या बोल रहे हो, कुछ पूछ रहे थे ना आप? हाँ, तो 0 नहीं आएगा।
m और n परफेक्ट चाहिए, क्योंकि आप ऐसा देखो, अब ऐसा कोई भी चीज समझ में नहीं आया ना, तो ऐसा सोचा करो कि 0 बन किससे रहा है, 10 से। नहीं, 0 बन किससे रहा है, 10 से ना। और 10 का मतलब क्या है, तो जब मेरे को ये परफेक्ट 2 और 5 मिल जाएंगे तब 0 बन जाएगा, बाकी नहीं बनेगा। अब ऐसे जैसे मैं आपको मना कर दूं, लेकिन मान लो √2 दो बार आ गए, या √5 दो बार आ गए, तब तो बनेगा ना 0। तो आपको ये याद रखना है कि ओवरऑल 2 और 5 मेरे को एक बार मिल जाए। कोई दिक्कत, समझे? अगली चीज, फाइंडिंग HCF एंड LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ HCM एंड LCM। बिल्कुल, अब इसको अपन समझेंगे बहुत अच्छे से, है ना? ठीक है भैया। असली कहानी आपके 10th की, देखो एक वर्ड होता है HCF, है ना, और एक वर्ड क्या होता है LCM। इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। LCM की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, अब देखो इन दोनों को समझने से पहले, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जिसने डे 1 से क्लास अटेंड करी उसको पता होगा, जिसने नहीं करी वो समझना। यहाँ दो वर्ड छुपे हुए, इस HCF की फुल फॉर्म को देखते हो तो एक वर्ड आ रहा है आगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। और LCM की फुल फॉर्म को देखते हो तो नाम क्या रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब यहाँ वर्ड क्या है, मल्टीपल, यहाँ वर्ड क्या है। तो मेरे को इन दोनों को समझने से पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस फैक्टर का मतलब क्या होता है और मल्टीपल का मतलब क्या होता है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डे 1 से पढ़ा, उसके अलावा डे 1 से कौन नहीं था? आप जो 2-3 जने नहीं थे, ठीक है, आप बताओ देखिए फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है, कोई भी आप तीनों बच्चों में से। फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है? अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो जीवन भर आप HCF और LCM में कंफ्यूजन नहीं समझ सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं कि आपको समझ में आ जाए। फिर वो केवल वो रटने वाला सिस्टम में जाओगे कि जिसकी पावर छोटी होती है उसको HCF में लेना है, जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको LCM में लेना, बस फिर वो दिमाग में वही चलेगा। आपने पढ़ा पढ़ा हुआ है क्या होता है, बोलो। शाबाश। 24 की टेबल में जो आ रहे हैं, है ना, ठीक है, समझना चाहिए। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, मान लो मैंने एक नंबर लिखा 24, ठीक है। अब मैं आप लोगों से ये बोलूं कि 24 किस किस से डिविजिबल है, 1 से भी तो है ना। 24 किस किस से डिविजिबल है, तो 1 से भी तो है, और किससे डिविजिबल है, 2 से, और 3, और 4, फिर 8, फिर और फिर 24, इससे 24 डिविजिबल है, ठीक है। अब 24 से डिविजिबल कौन कौन है, तो 24 खुद भी है, 48 भी है, 72 भी है, और ऐसा करते करते कहां तक, इनफाइनाइट, क्योंकि 24 से डिविजिबल तो इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। अब यहीं यहीं पर दो चीजें हैं, दो चीजें क्या है, एक नंबर वो है जो जाके किसको डिवाइड कर रहा है, 24 को। एक नंबर वो है जिसको जाके कौन डिवाइड कर रहा है, 24। तो समझना, इस 24 को जो नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो नंबर इस 24 के क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। और जिन नंबर को 24 जाके डिवाइड कर सकता है वो क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स। आप मेरी बात को समझ गए, ठीक है। हो सकता है ये तो मैंने पहले ही बताया हो, लेकिन फिर भी जिसने नहीं पढ़ा वो फैक्टर मल्टीपल का मतलब समझ में आ गया। अब आप डिफरेंस समझना, जब मैं यहां बात कर रहा हूँ HCF की, तब मैं इन दोनों में से किसकी बात कर रहा हूँ, फैक्टर की। अब मेरे साथ दिमाग में फ्रेमिंग बनाना, इसका मतलब HCF का आंसर क्या कभी भी इस नंबर से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि HCF का मतलब क्या है, ये तो फैक्टर है ना। तो फैक्टर कभी भी इस नंबर से ज्यादा हो सकता है क्या, क्या 48 इसका फैक्टर है क्या, नहीं है। समझ पाना, मैं जो चीजें समझा रहा हूं हर चीज को समझना, ताकि जीवन पर HCF LCM भूलो नहीं। तो HCF का मतलब होता है भैया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसका मतलब HCF का आंसर हमेशा उस नंबर से छोटा या उस नंबर के बराबर हो सकता है, लेकिन HCF कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यहां तक की चीज समझ में आ गई। अब आगे, एलसीएम क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसीलिए एलसीएम का आंसर हमेशा या तो इस नंबर के बराबर या इस नंबर से बड़ा ही होगा, इस नंबर से छोटा कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता। आप समझ गए मेरी बात को, ठीक है।
अब आगे की कहानी सुनना। मैंने आप लोगों को बोला बहुत ढंग से सुनना, मैं बहुत बेसिक से चीज समझाना चाह रहा हूं। एक मैंने लिखा 18 और एक मैंने लिखा 24। मैं आप लोगों को बोलूं कि इस 18 और 24 का मेरे को एलसीएम भी चाहिए और इस 18 और 24 का मुझे एचसीएफ भी चाहिए। एक तो मुझे क्या चाहिए, एलसीएम, और एक मुझे क्या चाहिए, एचसीएफ। मेरी बात को समझना, मेरे को एलसीएम चाहिए और एचसीएफ चाहिए। पहले मैं बात किसकी कर रहा हूं, सपोज एचसीएफ की। एचसीएफ की बात करूंगा तो फैक्टर संभालूंगा, एक एक नंबर को देख रहा हूं ना बहुत ढंग से। अगर मैं 18 के फैक्टर देखूं तो 18 के फैक्टर कौन कौन से, 1 है और कौन है, फिर 3, फिर और कौन है, कौन बोला, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। 1 2 3 6 9, इसके अलावा खुद 18 है ना भाई, ये 18, ये हुआ इसके फैक्टर्स। ठीक है ना, बेसिक से अब आपको एकदम समझ में आएगा, इसका ऑपरेशन कर रहा हूं बिल्कुल। ये 24 के फैक्टर्स की बात करूंगा तो कौन से, ये वाले। ठीक है, अब डेफिनेशन वर्ड पे जाना, वापस बोल रहा हूं 18 और 24 का एचसीएफ सीख रहा हूं, एलसीएम नहीं सीख रहा। क्या सीख रहा हूं, एचसीएफ। मैंने क्या करा, 18 के भी फैक्टर करे, क्यों, क्योंकि एचसीएफ कहता है कि भैया पहले क्या करो, फैक्टर, और फिर मैंने 24 के भी क्या करे, फैक्टर करे। अब समझना चीज को, अगर कभी भी किसी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 50 नंबर, उनका आप एचसीएफ लेना चाहते हो तो ये देखते हो कि उनके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, यही तो एचसीएफ है। उनके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट नंबर यहां क्या है, 18। क्या हाईएस्ट नंबर 18 है क्या इसमें, नहीं है ना। ठीक है, समझ गए। इससे स्टार्ट नहीं करोगे चॉइस से, क्योंकि चॉइस तो बड़ा हो गया ना, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन नंबर 18 तक ही है, 18 से ज्यादा तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 18 दोनों में कॉमन नहीं है। क्या 9 दोनों में कॉमन है क्या, नहीं है, 9 को भी गोली मार दो। अगर मैं 6 की बात करता हूं तो क्या 6 इसमें और इसमें दोनों में है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, इस 6 को गोली बना दी। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या 6 से बड़ा कोई नंबर ऐसा है क्या इसके फैक्टर में जो इन दोनों को डिवाइड करता हूं, नहीं है ना। इसीलिए इनका एचसीएफ कितना होता है, आप बेसिक समझे क्या चीज को जो मैं बोलना चाह रहा था। इसीलिए हम लोग यहां पर इसका एचसीएफ कितना बोलते हैं, 6। अब वो मैथमेटिकली करने के तरीके वो अलग है, वो सब बात की बात है, प्राइम फैक्टर करना वो सब चीज अलग है। पहले ये मीनिंग समझ में आना चाहिए कि एचसीएफ था क्या। तो वापस बोल रहा हूं, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने इस 18 के भी फैक्टर करे, इस 24 के भी फैक्टर करे। इन दोनों फैक्टर के अंदर मुझे ये देखना था कि हाईएस्ट सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी जो दोनों के अंदर कॉमन थी, तो वो कौन सी थी है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, 18 और 24 का एचसीएफ जो होता है वो कितना होता है, 6। समझे क्या आप मेरी बात को, क्लियर है चीज। ठीक है, अब मैं एलसीएम की बात कर रहा हूं, एचसीएफ समझ में आया नहीं आया, अरे बोलो भाई। तो एचसीएफ का मीनिंग समझ में आया ना अब आज। अब वो प्राइम फैक्टर करना वो सब सेकेंडरी मैटर है, पहला मैटर था कि इसका बेसिक क्या है, ये है क्या चीज, है ना। अब आगे, अगर मैं आपसे 18 और 24 के एलसीएम की बात करूं तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 18 24 का एलसीएम इन दोनों से निकाल सकता हूं, इन दोनों से कैसे निकालूंगा राक्षस, बेटा एलसीएम किससे निकलता है, ये दोनों क्या है, फैक्टर्स। तो ये तो कैलकुलेशन का पार्ट ही नहीं है ना। एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो मैंने 18 के मल्टीपल लिखे हैं, 18 24 फिर 36 आता है क्या, नहीं आता है। और चॉइस कहाँ लिख दिया मैंने, सोनी जी तेरे साथ रह के मैं पागल हो गया भाई। 18 के बाद 36, फिर 54, फिर 72, फिर 108, नहीं उससे भी पहले आता है, 90 आता है ना यहाँ, ये 90, फिर 108 और ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक है, और 24 के फैक्टर में 24 40, 24 के बाद क्या 48, 48 के बाद 72 और ये चलता जाएगा, है ना। अब आप मुझे समझाओगे एलसीएम का मतलब क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। इसका मतलब क्या है, इस 18 और 24 में ये देखना है छोटे से छोटा मल्टीपल ऐसा कौन सा है जो दोनों की टेबल में आ रहा हूं। ऐसा छोटे से छोटा मल्टीपल देखो, 18 क्या है क्या दोनों में, नहीं है। 24 है क्या, नहीं है। कौन है, नहीं। 36 भी नहीं है। कौन है, 72। तो इसीलिए इसका एलसीएम जो होता है वो कितना होता है, समझा आप मेरी बात को, क्लियर है चीज। ठीक है, अब इसीलिए होता क्या सुनना, अब नाम से आपको एचसीएफ बड़ा दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, जबकि आंसर तो 18 और 24 का एचसीएफ कितना है, 6, जबकि एलसीएम कितना आ रहा है। तो अब ऐसे नाम से तो देखोगे तो एलसीएम का मतलब तो लिस्ट आ रहा है, मतलब छोटी वैल्यू हो रही है, जबकि है क्या, बड़ी वैल्यू है ना। समझ गए मेरी बात को, तो ये डिफरेंस था एचसीएफ और एलसीएम। क्या समझ में आई क्या चीज,
ये मैंने वो बात करी है जब इसकी डिस्कवरी हुई होगी, बेसिक्स है। अब आपको 10th के पर्पज से बात करेंगे, इसमें कोई दिक्कत? फटाफट इसको छाप लो जल्दी।